नमस्कार, मैं महबूब आलम, प्रवक्ता बीएड पाठ्यक्रम। आप सभी का राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में अध्ययन करेंगे। बचपन एवं अभिवृद्धि ये जो विषय वस्तु है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत बालक की विभिन्न अवस्थाएं एवं विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं के बारे में अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। दोनों शब्दों को पहले हम अलग अलग जानने का प्रयास करेंगे, फिर जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। उसके बाद से हम लोग बालक के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम शिक्षा के अर्थ के बारे में जानेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मानव के व्यवहार का परिमार्जन करती है। शिक्षा मानव के व्यवहार का परिमार्जन करती है। विभिन्न दार्शनिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर परिभाषित किया है शिक्षा को। विस्तृत रूप में हम लोग शिक्षा क्या है इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से हुआ है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जो आत्मा या आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है, वो साइकोलॉजी कहलाता है। इन दोनों शब्दों में ये जो इनकी अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसमें क्यों अंतर है, इसके ऐतिहासिक विकासक्रम को देखने के बाद से इसके अर्थ को और स्पष्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकासक्रम। आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। आज से हजारों साल पहले अगर कोई प्रश्न पूछता मनोविज्ञान क्या है, तो शायद एक यही उत्तर निकल के आता, ऐसा शास्त्र जो आत्मा का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे इत्यादि इसके समर्थक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया और इनका मानना था कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो आत्मा या आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। बाद के विद्वानों ने आत्मा से संबंधित कई प्रश्न उठाने प्रारंभ कर दिए, जिसमें आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, उसका स्वाद क्या है, क्या आत्मा को मापा जा सकता है, इत्यादि प्रश्नों के द्वारा आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश किया जाने लगा। और इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने में जो इनके समर्थक थे वो नाकामयाब हुए और इस परिभाषा को अस्वीकार या रिजेक्ट कर दिया गया। इस अर्थ को अस्वीकार करने के बाद से दूसरा अर्थ निकल के आता है मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। पंपानोजी के अनुसार साइकोलॉजी मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है, यानी ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जो मन या मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें जॉन लॉक, रिचरी और ह्यूम इत्यादि इसके समर्थक थे। बाद के जो साइकोलॉजिस्ट थे, विचारक थे, उन्होंने जो प्रश्न आत्मा से संबंधित किए थे वही प्रश्न यहाँ भी उठाने प्रारंभ किए। मन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसको कैसे मापा जा सकता है, इत्यादि प्रश्नों के द्वारा मन या मस्तिष्क को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। और इनके जो समर्थक थे
इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हुए, इसलिए इस परिभाषा को या इस अर्थ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अगला जो अर्थ निकल के आया वो चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान से तात्पर्य मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य के चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। चेतन अनुभूतियों से तात्पर्य मनुष्य की जागृत अवस्था से है, या चेतन अनुभूतियों से तात्पर्य मन मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं से है। इसके समर्थक में विलियम वाइफ, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली आदि आए और चेतना को परिभाषित करने का कार्य किया। और चेतना का अध्ययन करने के लिए विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया और यहीं से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने का कार्य किया। लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इनसे प्रश्न पूछा, चेतना क्या है, चेतना के कितने रूप हैं, और फ्रायड 20वीं शताब्दी में आते हैं और चेतन अनुभूतियों से कहीं ज़्यादा अचेतन अनुभूतियों की बात करते हैं। यानी कि जितना हमारे मन मस्तिष्क में जितना प्रभाव चेतन अनुभूतियों का होता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मन मस्तिष्क में अचेतन अनुभूतियाँ होती हैं, और वही अचेतन अनुभूतियाँ या अचेतन क्रियाएं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इत्यादि प्रश्नों के द्वारा इस परिभाषा का भी खंडन किया गया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो चेतन अनुभूतियों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इससे आगे किसी और विषय वस्तु का अध्ययन करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव इत्यादि ने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। व्यवहार के अध्ययन के रूप में व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार करने वालों का मानना था मनोविज्ञान वह विषय वस्तु है या मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवहार से तात्पर्य मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। व्यवहार से तात्पर्य मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को देखने के बाद से हम देखते हैं, यानी कि अब क्लियर हो गया है कि मनोविज्ञान अब व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कुल मिला के मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में मनोविज्ञान में जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसमें उस व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं और मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां सम्मिलित रहती हैं। मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां सम्मिलित रहती हैं। विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का कार्य किया है। परिभाषाएं वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को उसके ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर परिभाषित करने का कार्य किया है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद से अपने मन का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया और व्यवहार के आचरण को ओढ़े हुए है। यानी वुडवर्थ के अनुसार जो इसकी ऐतिहासिक विकास यात्रा चली है उसी के आधार पर उसकी परिभाषा स्थापित की गई है या व्याख्यायित करने की कोशिश किया है, जिसमें मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना का और आज व्यवहार को अपनाए हुए है। हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है
जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगली जो परिभाषा है मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल का मानना है मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ये हम जान चुके हैं कि शिक्षा मानव के व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान उसी व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान से तात्पर्य मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने के लिए जब मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन की इस शाखा को हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 19वीं शताब्दी में स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो, अरस्तु जैसे प्राचीन यूरोपीय दार्शनिकों से स्वीकार करते हैं। काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ 500 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों से माना है। काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की शुरुआत 500 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों से माना है। काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। यानी कि काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत माना है वो प्लेटो से माना है, परंतु स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों या आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टालाजी, हर्बर्ट तथा फ्रोबेल आदि यूरोपीय दार्शनिकों से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है 19वीं शताब्दी में पेस्टालाजी, हर्बर्ट तथा फ्रोबेल आदि यूरोपीय दार्शनिकों से हुई है। लेकिन वास्तव में शिक्षा में मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक विधियों का आंदोलन का सूत्रपात रूसों की प्रकृतिवादी विचारधारा से ही संभव हुआ है। रूसों ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए इस बात पर बल दिया कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं एवं अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा में मनोविज्ञान की शुरुआत रूसों की प्रकृतिवादी विचारधारा से होती है। उसने सर्वप्रथम बालक की प्रकृति की ओर ध्यान दिया और उसने ये कहा कि बालक की प्रकृति के आधार पर उसकी बुद्धि, रुचि, क्षमता और अवस्था के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। और इससे प्रेरित होकर आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री हैं, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी इत्यादि ने इन विधियों को अपनाते हुए शिक्षा की नवीन पद्धतियों को जन्म दिया या विकास किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। विभिन्न विचारकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को अपने अपने आधार पर परिभाषित किया है। परिभाषा काल्सेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है।
मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। इन परिभाषाओं के उपरांत कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, यानी कि शिक्षा किसके लिए दी जाती है? मानव के व्यवहार के परिमार्जन के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान कोई अलग नहीं है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों का अनुसरण किया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार ही है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों इत्यादि के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, और यह शैक्षिक परिस्थितियों में संभव होता है। अगला, विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। धन्यवाद।